हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ कक्षा 12 के गणित के अध्याय 3 आव्यूह के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का। तो 3.1 का पहला सवाल देखेंगे। यह है प्रश्न संख्या पहला है, आव्यूह ए इजिकल टू, ये दे रखा है हमें। इस आव्यूह के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1, आव्यूह की कोटि बतानी है हमें। नंबर 2, अवयवों की संख्या बतानी है इस आव्यूह में। और नंबर 3, अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि अर्थात क्रम, आव्यूह का क्रम। तो देखिए आव्यूह का क्रम हम कैसे लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम पंक्तियों की संख्या। तो आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। ये जो क्षैतिज लाइनें होती हैं इन्हें हम पंक्ति कहते हैं। तो आव्यूह में पंक्ति कितनी है? 3। ठीक है, फिर लिखते हैं स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या कितनी है? ये जो खड़ी खड़ी लाइन है इन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी कोटि या क्रम हो जाएगा इस आव्यूह का। ठीक है, तो आव्यूह की कोटि 3/4 है। ठीक, अगला है नंबर 2, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, देखिए अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जो पंक्तियों की संख्या है और जो स्तंभों की संख्या है उन दोनों की अगर हम आपस में गुणा कर दें तो अवयवों की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है। तो इसमें इसके कितने अवयव होंगे इस आव्यूह में? 12। ठीक है, तो इस आव्यूह में कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। ठीक है, आगे पूछा है उसने नंबर 3 पे, ये इन अवयव A13, A21 और A33, A24 और A23 इनके मान हमसे पूछे हैं। ठीक है, तो इनके मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे A13 ये क्या है? ये है पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो देखेंगे भाई A13 बराबर पहली पंक्ति में और तीसरा कॉलम देखेंगे। पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम ये है, तो A13 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 19। ठीक, इसी प्रकार अगला है A21। देखो A21 कैसे ढूंढेंगे? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये हो गई भी दूसरी पंक्ति। ठीक, अब इसमें दूसरी पंक्ति के अंतर्गत हमें पहला कॉलम देखना है। तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ आया? ये आया 35। तो A21 का मान कितना हो जाएगा? 35। ठीक, आगे है A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये है और इसमें तीसरा स्तंभ ये है। तो तीसरी पंक्ति, ये रही तीसरी पंक्ति। ठीक, और ये है तीसरा स्तंभ। तो कौन सी चीज़ उभयनिष्ठ आ रही है दोनों में? -5। तो A33 का मान हो जाएगा -5। आगे है A24। इसी प्रकार A24 हो जाएगा हमारा A24 का मतलब है दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम। दूसरी पंक्ति ये रही और चौथा कॉलम ये रहा। तो कितना हो जाएगा? ये 12। A24 का मान हो जाएगा 12 हमारा। ठीक, आगे एक और ज्ञात करना है A23। यह है A23 है। A23 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये है, तो कितना हो जाएगा? ये 5/2। ये हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, इस प्रकार हम आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? ठीक है, पहला एक क्वेश्चन तो यही है। इसमें आगे को और दे रखा है, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? तो हम इसका हल देखेंगे, हल करेंगे इसको। पहली कंडीशन को कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ निम्न होंगी।
तो इसकी संभव कोटियाँ निम्न होंगी। देखेंगे कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले 1×24, ठीक है, यानी एक पंक्ति और 24 कॉलम हो सकते हैं अगर उसमें 24 अवयव हैं तो। दूसरी 24 पंक्ति हो सकती है और एक स्तंभ हो सकता है, ठीक है। एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं या 24 स्तंभ एक पंक्ति हो सकती है। अगली ये हो गई 2 कोटियाँ, ठीक है। अगली क्या है, अगली बनेगी हमारी 2 पंक्तियाँ हो सकती हैं 12 स्तंभ, या फिर 12 स्तंभ और 2 पंक्तियाँ, ठीक है। अच्छा, ये हम ज्ञात इन्हें लिख कैसे रहे हैं, देखिए कि जिस आव्यूह में जितने अवयव हैं उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गुणा करके उतनी ही आना चाहिए, ठीक है, जितने उसमें अवयव हैं। तो देखिए हमारा 24 की 1 से गुणा करेंगे तो भी 24, 24 की 1 से गुणा करेंगे तो भी 24, और 12 और 2 की गुणा करेंगे तो भी 24, और यहाँ पे भी 24, ठीक है। इसी प्रकार और ज्ञात करेंगे तो एक बनेगा हमारा 3 × 8, यानी 3/8 का एक आव्यूह बनेगा। तो इसमें 3 पंक्तियाँ होंगी और 8 स्तंभ होंगे। एक अगला बनेगा 8 पंक्तियाँ और 3 स्तंभों का, ठीक। अगला हो जाएगा 4 पंक्तियाँ और 6 स्तंभ। इससे अगला होगा 6 स्तंभ और 4 पंक्तियाँ, ठीक है। तो देखिए कितनी कोटियाँ, इसकी कितनी संभव कोटियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, 8। अच्छा, हम ये कैसे पता करेंगे कि इसकी संभव कोटियाँ केवल हमसे एक आधा छूट तो न गई है, ठीक है। तो हम 24 के सभी गुणनखंड लिख लेंगे। 24 के सभी गुणनखंड कितने होते हैं, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या होगी 8। कौन कौन से होंगे, देखिए 24 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 और 12 और 24, ठीक। तो इनकी कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है हमारे पास, 8। तो इसी प्रकार जो भी संख्या में दे रखी होगी अवयवों की, आव्यूह में जितनी अवयवों की संख्या में दे रखी है उसके हम सभी गुणनखंड ज्ञात करके उसकी कोटियाँ डायरेक्ट बता सकते हैं। कोटियों की संख्या कितनी होगी उसके, 8, ठीक है। इस प्रकार से अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये हमें नहीं लिखना है इस उत्तर में, केवल ये जांच के लिए है कि इसकी कोटियाँ हमने पूरी लिख दी या एक आधा छोटी तो ना है, ठीक है। तो इसकी संभव कोटियाँ ये हैं। दूसरा है, यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ निम्न होंगी। तो संभव कोटियाँ निम्न होंगी, देखिए कौन सी होंगी। 13 के हमें पता है 13 के जो कुल गुणनखंड हैं वो कितने हैं, 1, 13, ठीक। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, 2, ठीक है, क्योंकि इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, 2 हैं। तो इसकी संभव कोटियाँ भी हो जाएंगी 2। पहली क्या होगी, 1 पंक्ति और 13 स्तंभ, या फिर दूसरी हो जाएगी 13 पंक्ति और 1 स्तंभ, ठीक है। ये इसकी संभव कोटियाँ हैं, ठीक है, लिख लेंगे सभी। ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लेंगे स्वयं, ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, एक 2/2 आव्यूह AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी एक हमें 2/2 के आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव इस प्रकार से हैं, ये जो दे रखे हैं नीचे, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 सवाल दिए हुए हैं हमें। हम यहाँ पर पहला करेंगे और बाकी आप स्वयं करेंगे, ठीक है। देखेंगे पहले का हल कैसे करेंगे हम। यहाँ ये जो पहले लिखा हुआ होता है, हमने बताया था जब आपको, जब आव्यूह का कॉन्सेप्ट समझाया गया है पिछली वीडियो में, क्या था कि आई जो है, जो पहले लिखी हुई संख्या होती है वो होती है पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर आई पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या, तथा जे हो जाएगी हमारी स्तंभों की संख्या, ठीक।
जे स्तंभों की संख्या है। तब अब देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्रम देखेंगे। हमें जो आव्यूह बनाना है उसका क्रम है या कोटि है उसकी 2/2, ठीक है। इसका मतलब है आव्यूह में हाईएस्ट पंक्तियाँ जो होंगी वो 2 होंगी, और हाईएस्ट यानी सबसे अधिक कॉलम जो होंगे वो कितने होंगे, 2 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, इस आव्यूह में। तो हम आई का मान कहाँ तक ले सकते हैं, 2 तक, और जे का मान भी कहाँ तक ले सकते हैं, 2 तक ले सकते हैं, ठीक है। अब पहले सवाल के लिए हल कर रहे हैं तो इसे लेंगे ए आई जे, आई बराबर 1 तथा जब आई बराबर 1 तथा जे बराबर भी 1 लिया हमने, तो इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें लगाएंगे इस मान को, तो ये हो जाएगा A11, ठीक है, A11, यानी कि ये यहाँ से ज्ञात होगा हमारा पहली रो और पहले स्तंभ का अवयव, ठीक, बराबर, यानी आई के स्थान पे भी 1 रखना है और जे के स्थान पे भी 1 रखना है। तो ये है आई प्लस जे और इसका होल स्क्वायर और बटे 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा जोड़ करके 2 और 2 का वर्ग होता है 4/2, तो ये पहला अवयव क्या आ गया, 2, ठीक। इसी प्रकार अगला लिखेंगे, जब आई बराबर 1 तथा जे बराबर 2, ठीक है। इसका मतलब होगा A12, ठीक, यानी आई का मान तो रख दिया 1 और जे की जगह पर रख दिया कितना, 2, यानी पहली रो और दूसरा स्तंभ का अवयव, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, आई के स्थान पर रखना 1 प्लस जे के स्थान पर कितना रखना है, इसमें रख रहे हैं हम, इसमें पहले सवाल कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जे के स्थान पर कितना रखेंगे, 2, और इस पर क्या है, होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, बटे में है 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो ये हो जाएगा 9/2। अगला निकालेंगे, जब देखिए हमने जे के मान कहाँ तक ले लिए, 2 तक। हम कहाँ तक ले सकते हैं, स्तंभों की संख्या 2 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्तंभों का ही आव्यूह हमें बनाना है, 2 पंक्तियों का और 2 स्तंभों का, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, जब आई बराबर 2 तथा जे बराबर 1, तो इसका मतलब होगा A21, यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव निकालेंगे। अब ये क्या होगा, तो 2 प्लस 1 का वर्ग और बटे 2 बराबर 2 और 1 हो जाएंगे 3, 3 का वर्ग 9/2, ठीक। इसी प्रकार एक अवयव और निकाल लेंगे, जब आई बराबर इस बार कितना रखेंगे हमने, आई बराबर 2, ठीक है, तथा जे बराबर 2, ठीक। आई बराबर भी 2 लिया है आपकी बार हमने और जे बराबर भी 2, तो ये होगा, यहाँ से ज्ञात होगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, ठीक है, A22, यही लास्ट अवयव होगा इस अवयव का। तो दोनों जगह पर 2 2 रखेंगे, आई और जे के स्थान पे भी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 और 2 4, 4 का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 16/2 बराबर ये क्या जाएगा 8, ठीक है। इस प्रकार अभिष्ट अवयव जो होगा क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे, अतः 2/2 कोटि का, अतः 2/2 कोटि का अभिष्ट आव्यूह, अभिष्ट आव्यूह A=, इन सभी अवयवों को इसमें लगाएंगे। पहले हम इसकी संरचना बना लेते हैं, A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब हम इसमें मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा A11 का मान है हमारे पास 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2, और A12 का मान आया था 9/2, ये हो जाएगा 9/2, A21 का भी 9/2, और ये अगला होगा A22 का मान है हमारे पास 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से आव्यूह ज्ञात, ये होगा हमारा उत्तर पहले क्वेश्चन का, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे के दोनों पार्टों को भी हल कर लेंगे, ठीक है। आई और जे के मान इसी प्रकार लेने हैं, ठीक है।
तो यहाँ अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 5। देखेंगे एक 3y4 का अवयव की रचना करनी है हमें, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रकार से क्या है कि जो अवयव हैं वो हमें ए आई जे इजिकल टू 1/2 और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह है माइनस के 3i प्लस जे, इस प्रकार से हमें अवयव प्राप्त करने हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हल करेंगे 5वें का। पिछले क्वेश्चन में ये बता चुके हैं कि आई क्या होता है और जे क्या होता है। ठीक है, आई होती है हमारी पंक्तियों की संख्या और जे होती है स्तंभों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे हमें 3y4 का अवयव बनाना है, तो अधिकतम पंक्तियों की संख्या जो है वो 3 हो सकती है और अधिकतम स्तंभों की संख्या जो है वो 4 हो सकती है। ठीक है, तो हम क्रम से एक एक करके पहले पंक्तियों की संख्या लेंगे, 1 से शुरू करके, फिर 2 3, इसी प्रकार स्तंभों की संख्या पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तक लेंगे स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे इसको ऐसे ही उतार लेंगे एक बार, ए आई जे इजिकल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। अब देखेंगे जब i बराबर 1 तथा j बराबर 1, तो ये बनेगा हमारा a11, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। क्या होगा ये 1/2 माइनस 3 गुणा i के स्थान पर रखना है हमें 1 प्लस जे के स्थान पे भी 1 बराबर 1/2, और ये माइनस का 3 से जब 1 की गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 प्लस 1। ठीक, इस प्रकार ये हो जाएगा 1/2 और इसमें से ये कितना बचेगा माइनस का 2। लेकिन जब माइनस के 2 को हम इस निरपेक्ष मान के बाहर लिखेंगे तो उसको माइनस जो है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार ये a11 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्राप्त हुआ। ठीक, ये आ गया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव। ठीक है, अब जब i बराबर 1 ही रहने देंगे अभी, तथा j बराबर 2, तो यह होगा a12 का मतलब है कि i के स्थान पर हमें रखना है 1 और j के स्थान पर रखना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और गुणा i के स्थान पे 1 और प्लस j के स्थान पे इस बार रखना है 2। ठीक, तो आगे हल करेंगे इसको 1/2। देखिए माइनस के 3 से 1 की गुणा करेंगे तो 3 ही कम 3, और 3 में से जब हम प्लस के 2 को कम करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 1। ठीक, लेकिन माइनस का 1 बचता है, ये निरपेक्ष मान का चिन्ह जो लग रहा है इसके कारण यहाँ से आएगा प्लस का 1 बाहर। ठीक है, तो ये मान बचेगा हमारे पास 1/2। ठीक, इसी प्रकार जब i बराबर 1 तथा j बराबर 3, अब की बार j बराबर कितना ले लेंगे 3, तो इस प्रकार प्राप्त होगा हमें a13 बराबर 1/2। देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं, ये है i के स्थान पे, ये था हमारा दिया हुआ ए आई जे, i के स्थान पे हमने लगाया 1 और j के स्थान पर लगाया 3। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ हमें a13 बराबर 1/2 माइनस के 3 ऐसे ही गुणा i के स्थान पे 1 और प्लस j के स्थान पे इस बार 3। ठीक, तो बराबर 1/2 और माइनस के 3 की x की गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 और प्लस के 3 से जब इसकी ऐड करेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगा हमारे यहाँ से 0। ठीक, और 0 का निरपेक्ष मान भी क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। a13 का मान कितना आएगा हमारे पास 0। इसी प्रकार अगला रखेंगे जब i इजिकल टू 1 तथा j इजिकल टू 4, तो ठीक है इस बार क्या ले रहे हैं हम, i इजिकल टू 1 ले रहे हैं तथा j बराबर 4 ले रहे हैं। ठीक, तो a14 यानी पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव क्या होगा 1/2 माइनस 3 गुणा i के स्थान पे 1 और प्लस j के स्थान पे 4। ठीक, बराबर 1/2 और गुणा देखेंगे इसमें से कितना आएगा बाहर निकल के, माइनस के 3 की 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और जब प्लस के 4 में से माइनस के 3 कम करेंगे तो प्लस का 1, और वैसे भी यहाँ पे क्या लग रहा है निरपेक्ष मान का चिन्ह लग रहा है, तो ये प्लस का 1 ही आता बाहर, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। ठीक है, तो हमने पहली पंक्ति के
सभी अवयव ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति के अवयव। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अब जब दूसरी पंक्ति का अवयव ज्ञात करेंगे तो आई का मान कितने लेते चलेंगे, 2। आई बराबर 2 तथा जे बराबर 1। ठीक, तो ये हो जाएगा A21। ठीक, आई के स्थान पे 2 और जे के स्थान पे 1 बराबर 1/2 ये वाला ऐसे ही, और निरपेक्ष मान का चिन्ह भी ऐसे ही, -3 गुणा आई के स्थान पे इस बार 2 रखना है प्लस जे के स्थान पर 1 रखना है। ठीक है, तो बराबर 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 6 में से जब हम ये माइनस के 6 हैं ये प्लस का बने तो माइनस के कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। लेकिन निरपेक्ष मान से जब हम इस चिन्ह से जब हम बाहर लिखेंगे तो किस चीज़ के 5 आएंगे, ये प्लस के। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। अगला, जब आई बराबर 2 तथा जे बराबर भी 2, तो इससे प्राप्त होगा A22 = 1/2 -3 गुणा 2 + 2। ठीक है, इस बार जे के स्थान पे भी कितना रख दिया, 2 बराबर 1/2 ऐसे ही, और गुणा यहाँ से कितना आएगा निकल करके 3 दूनी 6, 6 में से जब हम 2 कम करेंगे प्लस के तो ये माइनस के 4 बचते, लेकिन निरपेक्ष मान का चिन्ह होने के कारण यहाँ से प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 2। ठीक, अब आगे रखेंगे जब आई बराबर 2 तथा जे बराबर 3। ठीक है, तो क्या ज्ञात होगा यहाँ से, A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव प्राप्त होगा 1/2 -3 गुणा 2 प्लस जे के स्थान पे इस बार कितना रखना है, 3। ठीक है, बराबर 1/2 तो ऐसे ही, और इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 ही। और ये आप समझ रहे होंगे कि माइनस चिन्ह क्यों नहीं लगा रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। ये निरपेक्ष मान का चिन्ह होने के कारण माइनस चिन्ह नहीं आ रहा है। ठीक है, जब अगला ज्ञात करेंगे अब, जब आई बराबर 2 तथा जे बराबर 4, तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे यहाँ से A24 = 1/2 -3 गुणा आई के स्थान पे 2 और प्लस जे के स्थान पे 4 बराबर 1/2 तो ऐसे ही, और गुणा में यहाँ से देखेंगे कितना आएगा निकल करके, 3 दूनी 6, 6 में से जब हम 4 कम करेंगे तो ये बचेंगे 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक, इसी प्रकार अगली तीसरी रो के भी हम ज्ञात करेंगे। अभी अब तीसरी रो के लिए आई का मान कितना लेंगे, 3। जब आई बराबर 3 तथा जे बराबर 1, तो इस प्रकार ज्ञात होगा हमें A31। A31 का मतलब होगा, देखिए A31 ज्ञात करना है हमें, तो इसका मतलब है आई के स्थान पे 3 और जे के स्थान पे 1 रखना है। ठीक है, तो रखेंगे इसमें -3 ऐसे ही, गुणा आई के स्थान पे कितना रखना है, आई के स्थान पे रखना है हमें इस बार 3, और प्लस ये वाला प्लस ऐसे ही जे के स्थान पे कितना रखना है, 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/2 तो ऐसे ही, और गुणा इसमें से कितना आएगा, 3 3 9, 9 में से 1 कम करा तो 8, और माइनस चिन्ह आपको कई बार बता चुका हूँ कि माइनस चिन्ह क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम माइनस का चिन्ह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, प्लस की वैल्यू ली जा रही है, तो = कितना आ जाएगा, ये 4, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे जब आई बराबर 3 तथा जे बराबर 2, तो ये बनेगा A32 = 1/2 -3 गुणा आई के स्थान पे भी 3 और प्लस जे के स्थान पे इस बार 2। ठीक है, तो बराबर 1/2 गुणा 3 3 9, 9 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 7 बराबर ये हो जाएगा हमारा 7/2। ठीक है, और ए अब की बार क्या रखेंगे, आई का मान तो हमारा 3 ही रहेगा, तथा जे का मान कितना हो जाएगा इस बार 3। ठीक है, जे बराबर भी इस बार कितना लेंगे, 3।
तो अब क्या ज्ञात होगा हमारा A33, ठीक। A33 का मतलब है I की जगह पे भी 3 रखना है और J की जगह पे भी 3। तो 1/2 -3 गुणा 3 + 3, ठीक, बराबर 1/2 गुणा, देखिए इसमें से कितना निकल के आएगा, 3 × 9, 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा, A33 का मान निकल करके 3। इसी प्रकार अब आगे ज्ञात करेंगे हम, जब I का मान तो 3 ही रहने देंगे तथा J के स्थान पे इस बार कितना लगाएंगे, 4। तो इस प्रकार क्या ज्ञात होगा हमारा, A34, ठीक है, यानी तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव, ठीक है। ये क्या होगा, 1/2 -3 गुणा 3 और प्लस J के स्थान पर 4, ठीक है, बराबर 1/2 ऐसे ही और गुणा, यहाँ से क्या आएगा निकल करके, देखिए 3 × 9, 9 में से 4 घटाएंगे, देखिए घटा क्यों नहीं, क्योंकि इधर वाली संख्या हमारी माइनस की और इधर वाली है प्लस की, ठीक। तो प्लस माइनस की संख्याएं घटेंगी और यहाँ से माइनस की बचती, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है, लेकिन माइनस की संख्या क्यों नहीं बच रही, क्योंकि ये निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ से 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। ये हमने सभी अवयव इस प्रकार ज्ञात कर लिए। अब इनको हम आव्यूह में रख देंगे, ठीक है। तो अब जो आव्यूह हमसे पूछा गया था वो आव्यूह बना देते हैं, देखिए इधर बना देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 × 4 किरम या कोटि बात एक ही है, ठीक है। किरम का अभिष्ट आव्यूह निम्न होगा। देखिए मान लेते हैं कि A बराबर, यह 3/4 का आव्यूह है, ठीक है। तो इसको पहले हम संरचनात्मक रूप में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A14, ठीक है, क्योंकि हमें आव्यूह बनाना है 3/4 का, ठीक है। इसका मतलब है 3 तो उसमें पंक्तियाँ होंगी और 4 स्तंभ होंगे, ठीक। तो 4 स्तंभों के लिए 4 ये हमने बना लिए, ठीक है। अब A21 A22 A23 और A24, इसी प्रकार A3, देखिए अब यह है तीसरी पंक्ति, ठीक, ये है हमारी तीसरी पंक्ति, तो ये आएगा A31 और A32 A33 और A34, ठीक है। अब इसमें हम इनके मान रख देंगे, ठीक। तो मान क्या है हमारे पास, देखेंगे A11 का मान कितना आया है हमारे पास, A11 का मान है हमारे पास 1, ठीक, 1 रख दिया। A21 का मान कितना है, A21 का मान है A21, चलिए ऐसे नहीं निकाले हमने मान, इस हिसाब से निकले हुए हैं हमारे मान, तो हम भी पंक्ति बाई पंक्ति रखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अब रखेंगे पहले A12 का, A12 का मान कितना है हमारे पास, 1/2, तो A12 के स्थान पर रख देंगे 1/2। आगे है A13 का मान है हमारे पास 0, तो इसके स्थान पर रखेंगे 0, ठीक। आगे है A14 का मान है हमारे पास 1/2, तो इसके स्थान पर रखेंगे 1/2, ठीक। आगे है A21, तो A21 का मान है हमारे पास 5/2, तो इसके स्थान पर रख देंगे 5/2, ठीक। अगला मान है हमारे पास 2, तो इसके स्थान पर रखेंगे 2, ठीक। इसके बाद है अगला 3/2, तो यहाँ पर रखेंगे 3/2। फिर इसके बाद है अगला 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, ठीक। ठीक इसी प्रकार इन वाले मानों को भी लगाएंगे। A31 का मान कितना है हमारे पास 4 और A32 का मान है हमारे पास 7/2। इसी प्रकार अगला है A33 का मान है हमारे पास 3 और A34 का मान है हमारे पास 5/2, ठीक है। ये होगा हमारा उत्तर जो उसने हमसे आव्यूह पूछा था, ठीक। इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। अगला सेकंड सवाल भी इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। इसमें तो निरपेक्ष मान भी नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल सरल है ये, ठीक। तो अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करो। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये दोनों आव्यूह क्या दे रखे हैं हमें, बराबर, और हम जानते हैं कि समान आव्यूह के क्रम तथा संगत अवयव बराबर होते हैं, ठीक।
यानी अवयव अगर बराबर लिख रहे हैं तो उनका क्रम भी बराबर होगा और उनके संगत अवयवों के जो मान होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम उसी गुण का उपयोग करते हुए इन समीकरणों को हल कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर देंगे। ठीक, तो पहले का हल लिखेंगे, एक बार सवाल ऐसे ही उतार देंगे, ये 4 x 3 5 बराबर y 1 z 5। ठीक है, अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे। यहाँ पे हमारा है 4, ठीक है, और इधर है y, और हम जानते हैं यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं समान आव्यूहों के संगत अवयव, समान आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होते हैं। अतः तुलना करेंगे दोनों की तो क्या हो जाएगा, y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, y बराबर 4 और x बराबर 1। पहले x का ही मान लिख लेते हैं, x बराबर कितना आएगा 1, y बराबर 4 तथा z का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से z का मान हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तो क्वेश्चन नंबर, अब प्रश्न संख्या 6 का सेकंड पार्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 का सेकंड पार्ट है ये। ठीक, इसमें लिखेंगे फिर से, हम जानते हैं समान आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होते हैं, अतः x प्लस वाई जो है वो बराबर होगा हमारे 6 के। ठीक, x प्लस वाई बराबर 6 और 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के। ठीक, और एक्स वाई बराबर होगा 8 के। ठीक है, ये हमने इस प्रकार समीकरण प्राप्त कर ली। देखिए, अब इस वाली समीकरण को हम आगे हल करें तो यहाँ से 5 इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z बराबर 5 माइनस 5। इस प्रकार z का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक, तो अब हमें x और y का मान और ज्ञात करना है। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इनको इधर हल कर लेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा ये मान, समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से हम x या y का मान निकाल लेंगे और समीकरण 2 में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 से ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस y। ठीक, y को इधर ले गए तो ये किस चीज़ की हो गई, माइनस की। ठीक है, अब इस मान को हम समीकरण 2 में लगा देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो देखेंगे x का मान समीकरण 2 ये है हमारी, x शुरू में ही है तो x का मान लगाना है हमें, कितना है x का मान, 6 माइनस y, तो 6 माइनस y लगा दिया, और जो बाहर वाली y थी गुणा में ही x की, तो ये इसकी गुणा में ऐसी लिख दी। ठीक, बराबर 8 था तो 8 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा, y के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस y स्क्वायर बराबर 8। ठीक, अब इन्हें उधर लेकर के जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, ये y स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और माइनस के हो जाएंगे 6y और प्लस का 8 इधर वाला ऐसे ही। ठीक है, अब हमें 8 के, ये है हमारी द्विघात समीकरण, अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे जोड़ के 6 आए। ठीक है, और गुणा करें तो 8 ही आए, तो 4 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है और गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, इसे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस y, 6 को लिखेंगे 4 प्लस 2 और प्लस के 8 ऐसे ही और बराबर 0। ये y स्क्वायर माइनस 4y
और माइनस के 2y, ठीक है, माइनस के y से इसके अंदर गुणा कर दी और प्लस का 8 ऐसा ही बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन है, यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा माइनस का 4, ठीक। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से माइनस के 4 बराबर 0, ठीक। अब देखेंगे दोनों में से y माइनस 4 कॉमन है तो y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा हमारा y और यहाँ से बचा माइनस का 2 और इजिकल टू 0, ठीक। तो यहाँ से y के 2 मान आएंगे, y बराबर 1 आएगा कौन सा 2 और 1 आएगा इस वाली ब्रैकेट से कौन सा आएगा 4, ठीक। तो y के हमारे पास 2 मान आ गए, ठीक है। तो अब हम x के मान ज्ञात करेंगे, इसके हमने y के मान ज्ञात कर लिए, कौन से y के मान आए हमारा 2 और 4। अब हम इसकी सहायता से x के मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये जो y के मान हमारे 2 आए हैं तो अब हम इनमें से एक एक करके लेंगे। जब y बराबर 2 तो x बराबर कितना होगा, तो इसका y बराबर 2 मान लगाएंगे हम समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो जब y का मान ये वाला लगाएंगे तो x गुणा 2 बराबर 8, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 2 कम 2 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 4। एक मान और आएगा x का, जब y बराबर 4 तो x का मान ज्ञात करेंगे तो x गुणा y की जगह पे कितना रखेंगे हम इस वाले समीकरण में 4 और बराबर 8, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। ये मान हमने ज्ञात कर लिए। अतः अब x y z तीनों के मान एक जगह आते में करके लिख देंगे। तो लिखेंगे इधर अतः x बराबर x के कितने मान आए हमारे 2, कौन कौन से 2,4, x बराबर 2,4 तथा y बराबर भी हमारे 2 मान आए थे 2,4 और z बराबर 0 है। ये हमने इन समीकरणों को दोनों को हल कर दिया, ठीक। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत दिया गया इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग का हल करेंगे। तीसरा भाग है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा अवयव है x प्लस जेड, तीसरा है y प्लस जेड और इसके बराबर यानी इसी के समान अवयव दूसरा दे रखा है 9 5 7, ठीक है। लिखेंगे हम जानते हैं समान अवयव के, देखिए समान क्यों बोल रहे हैं हम इन अवयवों को, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा हुआ है बराबर। इसका मतलब है ये दोनों अवयव बराबर हैं आपस में। समान अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो इसमें लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9, अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7, ये होगी समीकरण नंबर 2 और ये होगी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो हमें इन समीकरणों को हल करके x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम 2 को और 3 को हल करके किसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ से इसे भी x y में बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा z कैंसिल हो जाएगा, ठीक। या फिर हम इस वाली समीकरण में से पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से जब हम समीकरण 2 को घटाएंगे तो जो जिसमें से घटा रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। इस वाली समीकरण में से घटानी है हमें 2, तो इसे लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5, ठीक। और घटाते हैं तो नीचे वाली चिन्ह नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है चिन्ह चेंज, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये जेड भी प्लस का है तो माइनस का और ये 5 भी माइनस का, ठीक। इस प्रकार x से x कैंसिल हो जाएगा और z से z कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ से बचेगा बाई बराबर 9 में से 5 घटाए तो 4, इसका मतलब बाई का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब समीकरण 1 में से जब हम समीकरण 3 को घटाएंगे तो बाई और जेड कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, देखिए समीकरण 3 को घटाएंगे समीकरण 1 में से, तो समीकरण 1 ऊपर लिखेंगे x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 9, और समीकरण 3 है हमारी बाई प्लस जेड बराबर 7। ठीक, घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर से क्या बचा x, और इधर 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएंगे 2, तो x का मान आ गया कितना 2। ठीक, अब x तथा बाई के मान हमारे पास हैं, x और बाई दोनों के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास z का मान आ जाएगा, या फिर हम केवल z का मान इस समीकरण में रख देंगे, सॉरी x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो भी हमारे पास z का मान प्राप्त हो जाएगा, या केवल बाई का मान इस समीकरण में रख देंगे तो भी हमें z का मान प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार से z का मान प्राप्त हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम x का मान रख लेते हैं समीकरण 2 में, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे, ये है हमारी समीकरण 2, x का मान कितना हमारे पास 2 है, तो x के स्थान पर रखेंगे हम 2 प्लस जेड बराबर 5 ऐसे ही। ठीक, तो z बराबर हो जाएगा ये 5 माइनस 2, और z का मान इस प्रकार कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 कॉमा बाई बराबर 4 तथा z बराबर 3 है। ठीक है, इस प्रकार ये हमने x y z के मान ज्ञात कर दिए। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है समीकरण a माइनस बी, अगला अवयव है 2a प्लस सी, फिर है 2a माइनस बी 3c प्लस डी। इसके इस अवयव के बराबर अवयव दे रखा है ये वाला, इन दोनों अवयव से a b c तथा d के मान ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। हल दिया है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी। ठीक, इसके बराबर अवयव दे रखा है हमें -1 0 5 13। ठीक है, हम जानते हैं समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। देखिए ये है पहला अवयव, इधर पहला अवयव है -1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1। ठीक, अतः a माइनस बी बराबर कितना हो गया -1। इसी प्रकार 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5, 2a प्लस सी बराबर 5। अगला है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर होगा 0, और 3c प्लस डी बराबर ये होगा 13। ठीक, ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इन समीकरणों को हल करके हम a b और c d के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, इनकी शायद इन दोनों को हल करके हम a या b का एक का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण a और b में हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये b, यहाँ पे भी a की b है और यहाँ पे भी a की b है, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का। जब चिन्ह यहाँ पे भी माइनस की b है, यहाँ पे भी माइनस की b है। जब चिन्ह समान होते हैं तो हम समीकरणों को घटा कर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण
3 को घटाने पर, तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा। समीकरण 1 में से घटा रहे हैं हम, 1 को ऊपर लिखेंगे a माइनस बी बराबर माइनस का 1। कौन सी घटा रहे हैं, समीकरण 3 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 लिखेंगे यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक, घटाएंगे तो ये इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे वाले, ये 2a प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, b माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 तो माइनस का लगाओ या फिर मत लगाओ। ठीक है, 0 पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस का है b, ऊपर माइनस का है, b से b कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का है 2a और ऊपर वाला प्लस का 1 है, तो कौन से वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो माइनस का बचेगा a। और इधर से जब हम माइनस के 1 में से 0 घटाएंगे तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। इस प्रकार माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का मान आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक, अब a का ये जो मान आया हमारे पास 1, इस मान को हम समीकरण 1 या 3 में लगा करके b का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए समीकरण 1 में रखेंगे a का मान, तो ये होगा 1 माइनस b ऐसे ही बराबर माइनस का 1। ठीक है, माइनस का b बराबर माइनस का 1, और ये 1 इधर से इधर जाएगा तो ये भी किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार माइनस का b बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर कितना जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार हमने a और b के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम ये इन मानों की सहायता से c और d के भी मान ज्ञात करेंगे इन वाली समीकरणों में मान रख करके। ठीक, तो देखिए ये जो हमारे पास ये जो है समीकरण नंबर 2, इससे हम c का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये है हमारी a और c में है ये समीकरण, तो इसमें हम a का मान लगा देंगे तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, c का मान प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है हमारी, ये है 2 गुणा, देखिए a और 2 के बीच में किस चीज़ का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। अब a का मान कितना है हमारे पास 1, a का मान लगा दिया, प्लस c ऐसे ही और बराबर 5 भी ऐसे ही। ठीक है, 2 ही कम 2, तो ये 2 जब उधर जाएंगे तो किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c का मान इस प्रकार कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब हमारे पास 3 मान आ चुके हैं, a का, b का और c का, एक मान और लगाया है d का। ठीक है, अब हम इस समीकरण 4 में अगर हम c का मान लगाएंगे तो हमारे d का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अब c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 4 में रखेंगे। देखिए समीकरण 4 है 3c प्लस d बराबर 13, तो 3 ऐसे ही, और c का मान कितना है हमारे पास 3। ठीक, प्लस d बराबर ये 30, तो अब इन दोनों की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस d बराबर 13। ठीक, 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9। इस प्रकार d का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। ठीक, लिखेंगे अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 तथा d बराबर 4 है। ठीक है, इस प्रकार हमने ये a, b, c और d के मान ज्ञात। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 एक विकल्प के रूप में है, तो देखेंगे प्रश्न संख्या 8 है a इजिकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी ये यहाँ पे किसी क्रम का आव्यूह है, यानी इसकी कोटि हमें अभिष्ट दे रखी है m क्रॉस n के रूप में। एक वर्ग आव्यूह है यदि, यानी ये जो आव्यूह है एक वर्ग आव्यूह कब होगा, जब m का मान n से छोटा होगा तो क्या वर्ग आव्यूह होगा, या फिर m का मान बड़ा होगा n से तो वर्ग आव्यूह होगा, या m और n दोनों बराबर होंगे तो वर्ग आव्यूह होगा, या फिर इन ये तीनों के तीनों विकल्प गलत हैं, इनमें से कोई नहीं का मतलब ये है। ठीक, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। देखेंगे इसका हल, यह होगा, यहाँ पे देखेंगे हम जानते हैं वर्ग आव्यूह में
वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, समान होती है। हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। जब आव्यूह के प्रकार पढ़े थे हमने, उसके अंतर्गत हमने वर्ग आव्यूह के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो अतः कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, ये देखिए, ये जो होती है पहली वाली संख्या वो होती है पंक्तियों की संख्या, जो दूसरी लिखी हुई होती है वो होती है स्तंभों की संख्या। तो दोनों बराबर कौन से विकल्प में, सी में है, ठीक है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। अतः विकल्प सी सही है, ठीक है।